Okay, जी, hopefully this will be the last lecture. This will be the last slide of today's lecture. तो इसमें मैंने स्लाइड नंबर जो है ना वो 5th से स्टार्ट करना है। इसमें 3 जो हैं बेसिकली पॉइंट्स हैं और मैंने ये तीनों पॉइंट्स जो है ना किसी न किसी जगह पे ऑलरेडी बोल चुका हूँ मैं। लेकिन जस्ट इसलिए कि आपको कोई मज़ीद जो है ना वो मुश्किल ना हो, कोई ऐसी बात ना हो, तो मैं इनको दोबारा एक दफ़ा उर्दू में जो है ना आपको दोबारा बता देता हूँ, इसमें बोला क्या गया है। पहला पॉइंट जो है वो बोलता है, मैं पहले पूरा पॉइंट बोलता हूँ, फिर आपको जो है साथ-साथ बताऊँगा कि उसने बोला क्या। लेकिन मैं ये बातें ऑलरेडी कर चुका हुआ हूँ, ये बात आपने जो है ना ज़हन में रखनी है, ठीक है? द प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्लो इन अ चैनल of small slope can be measured by the height of the water column in a piezometer tube installed at that point. वो कहता ये है कि जो अपनी लास्ट स्लाइड में पढ़ा है ना कि किसी भी जगह पे किसी भी पॉइंट पे अगर आपने वाटर का प्रेशर फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करोगे? उसके अंदर पीजोमीटर को जो है लगा दोगे और पीजोमीटर की जो हाइट है वो उसके अंदर प्रेशर हेड को जो है वो शो करवा देगी। ये बात है। जैसे यहाँ पे हमने इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर फाइंड करना था तो हमने इस पॉइंट के ऊपर पीजोमीटर को इंस्टॉल कर दिया। अगर हमने इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर फाइंड करना तो हम क्या करेंगे? इस पॉइंट के ऊपर जो है पीज़ोमीटर को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है? सिंपल बात ये है कि जिस पॉइंट के ऊपर आपने प्रेशर को फाइंड करना है, उस पॉइंट के ऊपर पीज़ोमीटर को इंस्टॉल कर दो और उसके जो है ना हाइट को उसके अंदर पीज़ोमीटर के अंदर जो वाटर कॉलम की हाइट है, उसे फाइंड कर दो। दूसरा पॉइंट, ignoring minor disturbances due to turbulence, etc., it is apparent that this water column should rise from the point of measurement to the hydraulic grade line of the water surface. कहते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, अगर आप किसी स्ट्रेट चैनल के अंदर आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो ये हाइट जो है, जो पीज़ोमीटर के अंदर है, ये वाटर सरफेस तक जाएगी। ठीक है? यानी कि वो बोलता ये है कि अगर आपने प्रेशर को फाइंड करना है किसी पॉइंट के अंदर, जो कि एक ऐसी वाटर चैनल में है जिसका सरफेस जो है, जिसका बॉटम जो है वो स्ट्रेट है, तो हमेशा जो पीज़ोमीटर के अंदर हाइट होगी, वो उस पॉइंट से लेके और वाटर सरफेस तक के लेवल तक आएगी। ठीक है? ये हो गया। और वाटर सरफेस को हम आम तौर पे हम बोलते हैं कि जी ओपन चैनल के अंदर वाटर सरफेस ही हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन जो है वो होती है। ठीक है? तो यहाँ पे उसने ये लिखा हुआ है कि हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन भी लिखा हुआ है इसको और वाटर सरफेस भी लिखा हुआ है इसको। आगे, द प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑन द सेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ द पॉइंट बिलो द, ये तो मैंने पहले बोल दिया हुआ है कि प्रेशर जो है मैं वो दिखा भी दूँ मैं आपको। अभी ये इसको जो है ना अभी बोल कर आया हूँ मैं। आय हाय! ऊपर आ जाए। ये रहा। अभी मैं इधर जो है ना इक्वेशन जो है वो लिख कर आया हूँ कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? डेप्थ इन द वाटर कॉलम। ठीक हो गया? तो ये था जी इसके अंदर। अब जो इसके अंदर आखिरी स्लाइड है, थोड़ा उसको देख लें। इसके अंदर उसने C की वैल्यू को फाइंड किया हुआ है, ठीक है? कि जी अगर आपके पास बिलफर्स एक अ, एक ऐसा क्रॉस सेक्शन है जो कि कनकेव है और आपने उसके अंदर जो है ना वो पीज़ोमीटर इंस्टॉल किया है, ठीक है? पीज़ोमीटर के अंदर जो भी आपकी जो उसकी पीज़ोमीटर के अंदर जो है उसकी हाइट आई है, ठीक है? आपने ये जो वैल्यू ऑफ C है, ये आप कैसे फाइंड करोगे? समझने वाली बात है ना कि अगर पीज़ोमीटर आपने इंस्टॉल किया हुआ है, ये इसकी जो वैल्यू ऑफ C है, ये आप किस तरीके से फाइंड करोगे? मैं आपको थोड़ा बता दूँ आपको कि वैसे तो ख़ैर कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, पीज़ोमीटर के ऊपर जो है रीडिंग होती है। यहाँ है ना पीज़ोमीटर की जो सरफेस होती है वो ग्रेजुएटेड होती है, तो आप उधर से रीडिंग उसकी पढ़ सकते हो। लेकिन कई दफ़ा क्या होता है कि आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है, उसकी जो है ना वो हाइट को वहाँ जाके पढ़ना। मिसाल के तौर पे जैसे डैम्स के अंदर जो है ना वो स्पिलवेज़ होते हैं। अब स्पिलवे इतना बड़ा तूफ़ान होता है ना उसके अंदर पानी का कि आप जाके उसके नज़दीक भी नहीं जा सकते आप। यू कैन नॉट गो नियर द स्पिलवे, कैन नॉट गो नियर द स्पिलवे। आप स्पिलवे के करीब भी नहीं जा सकते हो, लेट अलोन कि आप वहाँ जाके रीडिंग ले लोगे। आप नहीं जा सकते वहाँ तक, ठीक है? तो इस वजह से ऐसे केस के अंदर क्या होता है कि जब अपनी वैल्यू ऑफ C को दूर रह के फाइंड करना है, आप अब इसको पढ़ नहीं सकते, ठीक है ना? किसी खुर्दबीन से, किसी दूरबीन से आप इसकी वैल्यू जो है दूर रह के नहीं पढ़ सकते।
अब इस तरह वाले केस में आपने क्या करना है, आपने सी की वैल्यू को आपने कैसे फाइंड करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जो है ना वो समझाऊंगा कि सी की वैल्यू आपने अपनी जो है ना वो अ, जगह से दूर खड़े रह के कैसे फाइंड करनी है, थोड़ा सा उसको जो है ना वो हम देखते हैं। समझ आ रही है ना बात की। ये कई दफा क्या होता है कि ये जो इस तरह की जो कर्व्स होती है ना, चाहे वो कनकेव हो चाहे वो कन्वेक्स हो, वो अमूमन डैम के स्पिलवेज में होते हैं। और डैम के स्पिलवेज जब काम कर रहे हो, स्पिलवेज क्या होते हैं, स्पिलवेज होते हैं जहां से डैम का पानी निकलता होता है। अब वहां पे एक तरह से लिटरली आप उसके करीब भी नहीं जा सकते हो उस स्पिलवे के। ठीक है, तो आप फिर ये हाइट जो है इसको पढ़ नहीं सकते हो, आप कहीं दूर खड़े होकर देख सकते हो इसको। ठीक है, तो दूर से ऑब्वियसली पढ़ा जाता नहीं है। तो उसने एक तरीका बताया हुआ है कि अगर आपने सी की वैल्यू को फाइंड करना है तो आपने कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए उसने कुछ इक्वेशंस जो है ना प्रूव की हुई हैं। मैं इसको साइड पे जो है ना ऐसे रखूंगा ताकि जो उसने यहाँ पे जो अपने यूज किए हुए हैं वो इंडिकेटर जैसे एच है या एच एस है, मैं भी वही वही इस्तेमाल करूं, उससे कोई डिफरेंट इस्तेमाल ना करूं। ठीक है, हमने यहाँ पे अभी देखा इस वाली जो है ना वो डायग्राम के अंदर कि जो आपकी एच की वैल्यू है ना, स्मॉल एच की वैल्यू, ये वाली हाइट जो है ये किसके बराबर है, एच एस और प्लस सी। ठीक है, एच एस प्लस सी। ठीक है, हमने ये एग्जैक्टली वैल्यू जो है यहाँ से फाइंड की। फिर उसके बाद प्रेशर फोर्स, प्रेशर फोर्स, फोर्स कोई भी हो, प्रेशर फोर्स जो है वो कहता है कि जी इक्वल टू एम होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन न्यूटन का सेकंड लॉ, ये वाला हमने इसको ऑलरेडी जो है ना वो पढ़ा हुआ है। ए क्या है, ए है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सही है, फिर होगी ये वाली बात। अच्छा, अब इसके अंदर जो पानी मूव कर रहा है, हमें पता है कि चाहे वो इस वाले केस में हो चाहे इस वाले केस में हो, दोनों केसेस के अंदर जो है हमें पता है कि जी सेंट्रिफ जो पिटल फोर्स है वो इन्वॉल्व है। तो इस वाले दोनों केसेस के अंदर जो ये फोर्स है, जो प्रेशर फोर्स है, वो कौन सी वाली फोर्स है, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसका फार्मूला क्या होता है, एम बी स्क्वायर ओवर आर। ये तो हम जी एफएससी में पढ़ के आए हैं मेरा ख्याल है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो क्या होती है, एम बी स्क्वायर ओवर स्मॉल आर। एम क्या होता है, मैथ्स, वी फॉर वेलोसिटी, और आर क्या होती है, रेडियस। वो रेडियस जो कि इस जिस सर्कल के अंदर पानी मूव कर रहा है या जिस सर्कल के अंदर बॉडी मूव कर रही है, ये उसका रेडियस है। ठीक है, तो ये रेडियस जो है इसका है। क्लियर होगी यहाँ तक बात, आई होप के क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, थोड़ा आगे मूव करते हैं, थोड़ा आगे मूव करते हैं इसके बाद। मैं जरा एक मिनट में लैपटॉप रख लूँ, मैं साथ में दो चार काम और भी कर रहा हूँ तो एनीवे अच्छा, ये आ गया कि रेडियस, इसमें रेडियस का मतलब मसला आपको बनेगा। मैं थोड़ा सा उसको जो है ना डिटेल में जरा बता दूं आपको, इसको बल्कि मैक्सिमाइज कर देता हूँ, फायदा कोई नहीं है। अच्छा, ये सर्कल है ना आपका, और अगर हमने पढ़ा हुआ है बचपन में कि अगर ये सर्कल है आपका, ठीक है, और इसका जो है ना वो इसके अंदर जो है सेंटर जो है ये वाला है इसका, इस पॉइंट से आपने कोई पत्थर पकड़ा और घुमा रहे हो उस पूरे के पूरे उसको, सर्कल के अंदर आप हैं उसे घुमा रहे हो, तो ये जो डिस्टेंस है ना, जो सर्कल का ये वाला डिस्टेंस है, ये लाइन का डिस्टेंस जो है ये आपका आर है। ठीक है, ये जो है आपका आर है। इसके अंदर आर कौन सा है, इसके अंदर आर कौन सा है, इसके अंदर आर जी ये डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेके और उसके सेंटर तक का डिस्टेंस, ये बेसिकली आर है। ठीक है, और जिस टाइम आप स्पिलवे डिजाइन करते हो ना, या जिस टाइम कभी भी आपका ये वाला पोर्शन डिजाइन होगा या इंजीनियर बनाएगा, आपको इंजीनियर वो बता के जाएगा कि इस वाले जो है ना वो चैनल बॉटम के लिए वैल्यू ऑफ आर जो है ना वो क्या होती है। ठीक है, आपको वो बता के जाएगा कि जी आर की वैल्यू जो है वो इसके लिए कितनी है। तो एक दफा जब बन जाएगा, सारी उम्र जो है उसके लिए आर की वैल्यू जो है ना वो वही की वही रहेगी। यहाँ तक क्लियर होगी बात। ठीक है, वंस अगेन थोड़ा सा जो है ना वो साइड पे करें।
अच्छा, ये हो गया mv² वाला। सिंपल सी बात है, m है, m को मैं चेंज कर रहा हूँ, बेसिकली जो है ना w जो है वो इक्वल टू होता है mg के बराबर, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब है कि m को मैं लिख लूँ, m को मैं लिख लूँ w/g, मैथ्स वाली बात तो नहीं है, ठीक है। इसको पुट करूँ मैं इस इक्वेशन में, मैं इस इक्वेशन को नाम दे रहा हूँ b का, और इस इक्वेशन को मैं नाम दे रहा हूँ a का, ठीक है। देखो अब यहाँ पे पुटिंग b n a, क्या आएगा, b इज इक्वल टू w इंटू b², ठीक है, ओवर g, और साथ में r, वैसे का वैसा आ गया। क्लियर है, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, ये तो हमें क्लियर ही है, ठीक है। अब सिंपल क्या करो आप, w को जो है उठा के इक्वेशन के इस तरफ ले आओ, और इक्वेशन के उस तरफ क्या रह गया, v², v² ओवर gr, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है हम क्या बोलते हैं इसको, ये है फोर्स पर यूनिट वेट, ये क्या है, इस इक्वेशन को नाम दे रहा हूं मैं सी का, ठीक हो गया। ये सी इक्वेशन क्या शो करवा रही है आपको, इट शोज वेट, सॉरी, फोर्स पर यूनिट, ये बेसिकली शो करवा रही है फोर्स पर यूनिट वेट। ये हमने इस इक्वेशन से जो है ना शो चीज जो हमें हो रही है, दैट इज कि ये फोर्स है ना, प्रेशर फोर्स है ये वाली, जो पी है, डब्ल्यू नीचे आ गया, वेट नीचे आ गया, तो क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट वेट आ गई ये वाली, ये चीज जो है। अच्छा, अब जब भी कोई यूनिट के लिए चीज हो और उसको पूरे के ऊपर एक्सपेंड करना हो, तो आप क्या करते हो कि जिस चीज के ऊपर आपने एक्सपेंड करना है, आप उससे उस चीज को मल्टीप्लाई कर देते हो। मैं इस बात को लिख देता हूँ यहाँ पे कि वेन एवर यू वॉन्ट टू एक्सपेंड a unit element to a certain variable, या क्वांटिटी भी उसको आप बोल सकते हो, तो सर्टेन वेरिएबल और क्वांटिटी, यू मल्टीप्लाई द यूनिट एलिमेंट विद दैट, कि अगर आपने कोई भी यूनिट चीज जो है वो वो किसी खास चीज के ऊपर आपने डिवाइड करनी है, तो आप उस चीज को जो है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। आपकी क्लास में है 50 स्टूडेंट्स, ठीक है, और हम चाहते हैं आपकी क्लास के हर स्टूडेंट से जो है ना वो हमने 1 रुपया कलेक्ट करना है, मैं मिसाल दे रहा हूँ। आपकी यूनिट जो है वो क्या है, यूनिट ये है कि हमने 1 रुपी जो है वो पर स्टूडेंट से कलेक्ट करना है, ठीक है ना। ये क्या है, ये है रुपी पर यूनिट या पर स्टूडेंट, ये है रुपी पर स्टूडेंट। हमने 50 पे कलेक्ट करना है इसको, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1050। जिस चीज पे आपने एक्सपेंड करना है इसको, आप हमेशा वेरिएबल को उससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब इक्वेशन सी जो है, जो यूनिट की इक्वेशन, अगर मुझे पूरी डेप्थ के लिए उसको जो है ना करना है, तो मैं क्या करूंगा, अगर पूरी डेप्थ के लिए मुझे इसको जो है ना वो करना है, तो सिंपल मैं जो है ना वो उसी चीज को डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कि फोर्स पर यूनिट विड्थ थी, अब मैंने इसको पूरी डेप्थ के लिए फाइंड करना है, तो सिंपल मैं डेप्थ को साथ में इसके मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर होगी ये वाली बात। अच्छा, ये प्रेशर पर यूनिट वेट जो है ये क्या है, ये प्रेशर पर यूनिट वेट
ये वही चीज है जिसकी वजह से ये जो कॉलम है ये ऊपर गया है। समझ रहे हो बात को, कि फोर्स पर यूनिट जो वेट है, ये ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है लिक्विड को लिक्विड को इस पीजोमीटर के अंदर उस हाइट पे लेके जाने के। समझ रहे हो इस बात को, कि आपका जो ये है ना, आपका जो प्रेशर है या जो आपकी फोर्स है पर यूनिट वेट, ये कौन सी वाली फोर्स है? ये वही फोर्स है जो इस चीज को जो है आपके ऊपर लेकर गई है। क्लियर होगी ये वाली बात, क्यों नहीं हुई? कि ये वो चीज है, ये वो फोर्स है जो आपके जिसने आपके लिक्विड के कॉलम की जो है हाइट को बढ़ाया है। कैसे बढ़ाया जी? कोई बात की समझ नहीं आई है कि पी ओवर डब्ल्यू कैसे रेस्पॉन्सिबल है इस सी के। समझने वाली बात है ना, कि पी ओवर डब्ल्यू जो है, मैंने अभी जो बात की है ना, मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो मैं डायग्राम को यहाँ पे कॉपी नहीं करूं ताकि चीजें जो है ना वो क्लियर ही हो जाए। मैं डायग्राम जो है ना कॉपी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। अच्छा, मैंने ये बोला है जी, आपका जो है ना पी ओवर डब्ल्यू, ये रिस्पॉन्सिबल है इसकी हाइट को बढ़ाने के। कैसे बढ़ाने की हाइट? देखो, ये क्या थी? ये प्रेशर फोर्स है, ठीक है ना। ये प्रेशर फोर्स जो है, ये जो प्रेशर फोर्स है, इसको चेंज किया किसने? आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने। ऐसे ही है ना, कि ये जो फोर्स थी जो कि आपकी चेंज हुई है, पी के अंदर जो चेंज आई है, ये किस वजह से आई है? ये चेंज बेसिकली आई है किसकी वजह से? ये चेंज आई है आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, ठीक है ना। हमने स्टार्ट में ही इस फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मान लिया था कि जी ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो कि हमने यहाँ पे देखो इसको जो है ना वो माना कि जी ये आपकी कौन सी फोर्स है? ये आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। पी इज इक्वल टू एम ए। हमने कहा ये प्रेशर फोर्स है ना इसके अंदर, वो तो जी है आपकी क्या? वो तो जी है आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंक्रीज इन कॉलम लेंथ, ठीक है। ये जो पीजोमीटर के अंदर कॉलम की लेंथ इंक्रीज हुई है, ये प्रेशर फोर्स जो है इसकी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब ये फोर्स है पूरी की पूरी, इसने इंक्रीज किया किसको? इस कॉलम की लेंथ को, ठीक है। ये कॉलम की लेंथ, ये ऑब्वियसली बढ़ती जाएगी अगर लिक्विड की जो डेप्थ है वो क्या हो? वो इंक्रीज करती जाए, ठीक है ना। ये डेप्थ जो है इंक्रीज करेगी अगर लिक्विड की जो डेप्थ है वो इंक्रीज करती जाए। तो हम कहते हैं, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलते हैं कि जी आपकी जो है ना फोर्स पर यूनिट वेट, ये आपकी सी को जो है ना वो इसने कंस्ट्रक्ट किया है, इसने सी को जो है ना वो बनाया है। तो हम, अगर इसने सी को बनाया है तो इसका मतलब तो यही नहीं कि हम इसको जो है ना बराबर कर दें सी के, ठीक है नहीं। अगर इसने सी को बनाया है तो ये बराबर कर देते हैं सी के, ठीक हो गया। तो वहां पे इस ऊपर वाली क्वेश्चन में अगर मैं लिख दूं ये चीज कि सी इज इक्वल टू ये वाली चीज, तो उसमें कोई मसले वाली बात है क्या? कोई मसले वाली बात है क्या? नहीं जी, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं। तो अगर आपने कब जब भी कभी सी को फाइंड करना हो, सिंपल क्या है? डेप्थ इंटू वेलोसिटी, जी और रेडियस, जो कि यहाँ से लेके उसके सेंटर तक का डिस्टेंस है, और ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये आपको डिजाइनर जो है ना खुद बताएगा कि उसने कितना रखा हुआ है इसको। आई होप कि यहाँ तक बात क्लियर होगी। लेकिन मैं फिर यही बोलता हूँ कि आपको सिर्फ मसला इस स्टेप में बनना है। ये इस स्टेप के बाद ये जो सी मैंने लिया है, ये कैसे लिया है, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। जिसको समझ आ गया वो भले बंद कर दे उसमें, ये मैंने आगे यही बात समझानी है। तो जिसको समझ नहीं आई वो ये बात सुन ले जो मैं बोल रहा हूँ दोबारा एक दफा। देखो, ये जो चेंज थी लिक्विड के कॉलम के अंदर, यहाँ पर यहाँ पर जो चेंज थी, यहाँ पर जो चेंज थी, और यहाँ पर जो नहीं थी, वो किस वजह से यहाँ पे नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ही नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। इधर कोई सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है क्योंकि कोई इसका बॉटम जो है ना कर्व नहीं है, स्ट्रेट बॉटम है। बाकी दोनों में जो है ना बॉटम क्या है? कर्व आ रहा है, जिसकी वजह से क्या बनी? सेंट्रीपिटल फोर्स बनी, और सेंट्रीपिटल फोर्स ने जो है ना वो इसको चेंज किया। अच्छा, समझ आ गई जी। ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल है इसको बनाने के लिए, इस कॉलम को जो है ना हाइट को इंक्रीज करने के लिए। क्लियर होगी ये वाली बात? अच्छा, अब हम कहते हैं कि पी ओवर डब्ल्यू, पी ओवर डब्ल्यू क्या है? ये है
सेंट्रीपिटल फोर्स पर यूनिट वेट। ठीक है, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स पर यूनिट वेट। अब हमने पहले बोला कि पर यूनिट वेट है ये, जितना आप इसकी डेप्थ को बढ़ा दोगे उतना ही ये सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, जितना वैल्यू जो है आप इसकी बढ़ा दोगे उतना ही जो है क्या होगा, सी की वैल्यू जो है ना वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो हम कहते ये हैं कि ये जो है ना आपके पास क्वांटिटी सेंटीपिटल फोर्स पर यूनिट वेट, ये ही रिस्पॉन्सिबल है किसको बनाने के लिए, सी को बनाने के लिए। कल को आप कहते हो कि जी यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ वाटर नहीं है, ये तो यूनिट वेट जो है ना ये तो हनी का है, कल को आपका हनी बह रहा है इसके अंदर, शहद बह रहा है इसके अंदर, तो फिर क्या है, फिर यही चीज कि पी पर यूनिट वेट। ठीक है, उसका यूनिट वेट डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू वाटर, तो जो उसकी अपनी जो सी की लेंथ है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। क्लियर है ये वाली बात। तो पी पर यूनिट वेट जो है, यूनिट वेट किसका बोला, उस लिक्विड का जो फ्लो कर रहा है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स पर यूनिट वेट, इसका यूनिट वेट उस लिक्विड का जो कि फ्लो कर रहा है। अगर हनी फ्लो कर रहा होगा उसकी जो सी की वैल्यू निकलेगी वो कम निकलेगी। अगर चारकोल फ्लो कर रही होगी, लुक फ्लो कर रही होगी, उसका जो सी की वैल्यू है वो सबसे कम होगी। ठीक है, तो ये जो बेसिकली फोर्स है पर यूनिट वेट, सेंट्रीपिटल फोर्स, यही सी को बनाती है। हमने इस वजह से पी ओवर डब्ल्यू को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, सी के साथ। ठीक है, और हमने सी की इक्वेशन को फाइंड कर लिया। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 5। किसी बात की अगर क्लियरेंस चाहिए, ठीक है, तो हमारी जो मंडे और ट्यूसडे की क्लास है सेक्शन ए और बी के लिए, ठीक है, आप उसमें आके अपने अपने सेक्शन के साथ आके अपनी हाजिरी भी लगवा सकते हो और आके जो है वो कोई ना कोई सवाल भी कर सकते हो। ठीक है, सो विद दिस द लेक्चर 5 इज डन। आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। तो आई होप टू सी यू इन द क्वेश्चन आंसर सेशन, ठीक है, ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। ऑल द बेस्ट।